नमस्कार साथियों। उत्तराखंड टीईटी परीक्षा फर्स्ट की 5वीं वीडियो में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। तो इसमें पहला प्रश्न है साथियों, शिक्षक की भूमिका समावेशी कक्षा में कैसी होनी चाहिए? और नंबर 1 ऑप्शन है केवल लेक्चर देने वाली, या दूसरा है सुविधा प्रदाता, मार्गदर्शक और सभी बच्चों के लिए अवसर निर्माता की। ऑप्शन सी है केवल अनुशासन बनाए रखने वाली, या डी केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देने वाली। तो साथियों जो है शिक्षक की भूमिका जो है वो आज के समय में अगर बात करें तो कक्षा के हर बच्चे की व्यक्तिगत विविधताओं को पहचान कर उन्हें सीखने के समान अवसर प्रदान करने की एक शिक्षक की भूमिका रहती है। और उसका उद्देश्य भी बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना होता है। तो अगर हम एनसीएफ की बात करें कि एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका होती है वो होती है केवल ज्ञान देने वाले की नहीं, बल्कि एक सुविधा प्रदाता और मार्गदर्शक की। तो इसमें जो हमारा दिख रहा है ऑप्शन सुविधा प्रदाता और मार्गदर्शक की, तो ऑप्शन बी है साथियों। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 21वीं सदी के कौशल में निम्न में से कौन सा कौशल शामिल नहीं है? तो ऑप्शन 1 है रचनात्मकता, बी है आलोचनात्मक चिंतन, तीसरा है सहयोग एंड डी है रटकर सीखना। तो जो हमारी आधुनिक ये शिक्षा प्रणाली है साथियों ना 21वीं सदी की, तो उसमें जो है चार चार कौशलों का वर्णन किया गया है मुख्य रूप से ना। उनमें जो है सबसे पहले तो एक तो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी जो होती है। रचनात्मकता पर जोर दिया है कि जो है नए विचार और नवीनता इसका उद्देश्य है लाना। उसके बाद दूसरा है आलोचनात्मक चिंतन। तो ये भी उसमें चार विशेषताओं में इसके है। आलोचनात्मक चिंतन ना क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है, इसमें सही और गलत का विश्लेषण करना होता है कि ये चीज सही है या गलत है। आलोचना समालोचना आपने सुना होगा, तो उसी का एक पार्ट है आलोचनात्मक चिंतन। और तीसरा है सहयोग, जो कोलैबोरेशन होता है, कोलैबोरेशन करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करने की भावना। तो इस सहयोग की भावना जो है इसमें तीनों चीजें इसमें इंक्लूड हैं साथियों हमारे ना किसमें 21वीं सदी के कौशल में, जो कि जो है हमारे मुख्य कौशलों में दिया गया है। लेकिन एक है ये रट कर सीखना साथियों, है ना। तो रट कर सीखना जो रूट लर्निंग होती है हमारी, ये जो है एक पारंपरिक और पुरानी पद्धति है। जब पहले के लोग कुछ चीज याद नहीं होता तो रट लेते थे, लेकिन इसमें बिना समझे केवल याद करने पर जोर दिया जाता है, जो हमारी 21वीं सदी है ना। और आधुनिक शिक्षा और 21वीं सदी के कौशलों के बिल्कुल विपरीत होती है रट कर सीखना। तो ये हमारा कौन सा शामिल नहीं है, रट कर सीखना। तो डी इज द राइट आंसर, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का पूरा नाम क्या है? PAREKH, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख? ठीक है, ये नेशनल इवैल्यूएशन सेंटर परख है। तो इसका क्या है? तो इसका है साथी काफी सारे लिखे हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और बी है प्राइमरी असेसमेंट एंड रिसर्च फॉर एकेडमिक नॉलेज हब। सी है क्लब पब्लिक असेसमेंट रिव्यू फॉर ऑल राउंड नॉलेज। एंड डी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक रिव्यू एंड नॉलेज हेल्प। तो है क्या साथियों, परख जो है ये देश भर के विभिन्न स्कूल बोर्डों के बीच जो है शैक्षणिक मानकों और मूल्यांकन प्रक्रिया को समान और स्टैंडर्डाइजेशन करता है, मतलब मानकीकृत करता है ना। तो इसका जो सही फुल फॉर्म है ये है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ए इज द राइट आंसर साथियों, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कारक कौन सा है ना। ध्यान रखिएगा सामाजिक कारक। तो इसमें क्या है, पहला है ऑप्शन सिनेमा, है ना। तो सिनेमा तो क्या है, एक बाहर जा करके मनोरंजन का साधन है ना। तो इसका प्रभाव भी सीमित होता है, हर टाइम बच्चा सिनेमा पर तो बैठा नहीं रहेगा। ठीक, इसके अलावा उसके बाद आता है
उसका पड़ोस और मित्र मंडली। तो उसका पड़ोस और मित्र मंडली ये भी जो है महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या है कि परिवार के बाद शुरू होता है। ये परिवार से के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तब पड़ोस में जाएंगे और मित्र मंडली से मिलेंगे। तो सामाजिक कार्य हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद है परिवार का वातावरण। तो बिल्कुल सही है साथियों। परिवार का वातावरण, परिवार जो है बच्चे की प्रथम क्या होती है, पाठशाला होती है। और इसमें प्राथमिक रूप से, प्राइमरी रूप से सोशलाइजेशन सिखाया जाता है ना, कि सोशलाइजेशन फर्स्ट यूनिट भी जो है परिवार है, हमारी फैमिली है ना। तो परिवार जो है घर का माहौल, माता पिता का व्यवहार और उनकी जो है बच्चे से संबंध के शारीरिक और मानसिक विकास को बनाने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। और राजनीतिक माहौल तो आप जानते हैं बिल्कुल उल्टा है, इससे अलग हटके। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, आनुवंशिकता को किस प्रकार सामाजिक संरचना माना जाता है? ठीक है, हेरिडिटी जो होती है हमारी, तो उसको किस प्रकार से हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर माना जाता है, सामाजिक संरचना माना जाता है? गत्यात्मक यानी कि डायनामिक, या आपका जो प्राइमरी होती है, या माध्यमिक, या फिर स्थिर स्टैटिक? तो साथियों होता क्या है, आनुवंशिकता जो होती है ना, ये क्या होती है, स्टैटिक जो होती है वो संरचना है, एक स्थिर संरचना है, सामाजिक स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर है। और क्योंकि जो है माता पिता से मिलने वाले जो जीन होते हैं ना, वो शारीरिक गुण जन्म से ही तय होते हैं। ठीक है, बर्थ से, बाय बर्थ तय हो जाते हैं और जीन, और इन्हें बदला भी नहीं जा सकता है ना। तो आनुवंशिकता को सामाजिक, किस सामाजिक संरचना में रखेंगे? स्थिर संरचना। इसी के अपोजिट अगर अगर हम बात करेंगे वातावरण की या पर्यावरण की ना, तो पर्यावरण की, मान लो पर्यावरण की करते हैं, तो वो कैसे आ जाएगी? वो स्थिर ना होकर के डायनामिक हो जाएगी साथियों, गत्यात्मक, है ना। जिस पर्यावरण में बच्चा रहेगा, उसी पर्यावरण से वो सीखना शुरू कर देगा। जरूरी नहीं है कि जो है आनुवंशिक रूप से उसने जो है पहाड़ में जन्म लिया और जो है पला वो शुरू से ही प्लेन्स में, तो उसमें जो है सब चीजें प्लेन्स की आने लगेंगी और बिहेव करेगा वो प्लेन्स के बच्चों की तरह। ठीक है, प्लेन्स के बच्चों का मतलब जैसे सारी सारी फैसिलिटीज होती है बच्चों के साथ वहाँ उतनी, और नहीं तो प्लेन्स पहाड़ों में सुविधाओं का अभाव है, तो उस तरीके से वो वैसा ही बिहेव करेगा। तो चल, इसका आ गया हमारा स्थिर साथियों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिंदी भाषा में है। सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सदैव साथियों, मैंने आपको परसों या नरसों वाली वीडियो में बताया भी था साथियों ना, कि व्याकरण के नियम के हिसाब से देखो, अ आ रहा है इसके पीछे, जिसके पीछे अ आए, है ना, और धन ए आए, तो क्या बन जाता है करके? तो सद धन ए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सद धन एव गलत हो जाएगा। बी इसका सदैव, सदा धन एव आ जाएगा, सदा धन एव। क्यों? यह जो है क्या, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं इसके साथ ये। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है ना। इसमें जब क्या होता है कि अ या आ जाता है, या आ जाता है, और उसके बाद जो है लग जाता है ए, और या फिर आई, तो वो किस में बदल जाता है? तो दोनों के मेल से जो है ये हो जाता है आई। आई हो जाता है सदैव, दो पर मिल गया, आई की मात्रा लग गई। ठीक है, तो यहाँ सदा में क्या आ रहा है, सदा में दा, दा यानी कि द पर आ की मात्रा, द प्लस आ, तब बनाइए दा। ठीक है, और यहाँ पीछे ए आ गया, तो चेंज इनटू आई। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका ये उत्तर बी ऑप्शन सही हो गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां क्या हो सकती है साथियों? पूरी तरह से नकारात्मक होती हैं, जिन्हें तुरंत खत्म करना चाहिए। कह रहे भाषा सीखने की प्रक्रिया में जो एरर्स आते हैं वो पूरी तरह से नेगेटिव होते हैं और इन्हें तुरंत खत्म करना चाहिए। तो त्रुटियां जो है पूरी तरह से नकारात्मक तो होती नहीं है साथियों ना, बल्कि वो सीखने की प्रक्रिया में एक स्टेप होती हैं, एक पायदान होती हैं, है ना, और उसका हिस्सा होती हैं। तो त्रुटियां जो है इस बात का मतलब संकेत है कि बच्चा सक्रिय रूप से क्या है, भाषा सीखने का प्रयास कर रहा है। प्रयास करेगा तो त्रुटियां जरूर होंगी। तो जैसे जैसे बच्चे का भाषा ज्ञान और अभ्यास बढ़ता है,
त्रुटियां धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो जो है सही सही होने लगे, काम सही होगा तो त्रुटियां भी क्या होंगी, एरर से कम आएंगे, एरर से जो है कम होंगी। ठीक है। और तो ये शिक्षक को यह समझने में मदद भी करती है कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है और उसे कहाँ मार्गदर्शन की अवस्था मतलब आवश्यकता है और किस लेवल में वो पहुंच चुका है। बच्चे का लेवल जो है पता करने के लिए भी त्रुटियां महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल रहा है यहाँ पर साथियों, वो निकल, ये नकारात्मक नहीं, ये गलत हो गया हमारा। यह सिद्ध करते बच्चा कभी नहीं सीख सकता, ये भी गलत हो गया। शिक्षा की अयोग्यता दर्शाती, ये भी गलत हो गया। तो हो क्या गया, अस्थायी होती है, बिल्कुल टेम्परेरी होती है हमने बोला, क्योंकि समय के साथ वो खत्म कम होते जाती हैं, और ये दर्शाती है कि बच्चा सीखने का प्रयास कर रहा है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि जो स्पीकिंग स्किल होती है उसका विकास करने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि क्या है ना। तो पहला क्या कह रहा साथियों, कहानी को हूबहू याद करके सुनाना, है ना। तो कहानी को अगर याद करके मतलब सुनाने से बच्चों के क्या होगा, रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी साथियों, है ना। तो मौखिक अभिव्यक्ति का इससे विकास नहीं होता। और उसके बाद किसी देखी गई घटना को अपने शब्दों में वर्णन करना या रोल प्ले करना, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक। जब बच्चे किसी देखी गई घटना का अपने शब्दों में वर्णन करते हैं या फिर उसका रोल प्ले या अभिनय करते हैं उसका, तो वो अपने जो है विचारों को स्वतंत्र और मतलब मौलिक रूप से व्यक्त करने में सक्षम हो पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही लग रहा है साथियों ना। बाकी कठिन शब्दों का श्रुतलेख लिखना, तो श्रुतलेख लिखना तो बिल्कुल मतलब मुख्य रूप से सुनने और लिखने के कौशल से संबंधित है। ठीक है, सुनना और लिखने के। सॉरी साथी, कॉल आ गई थी। तो ये था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है बी राइट ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या कबीरदास? तो साथियों जो कामायनी है ना, कामायनी हिंदी साहित्य के मतलब छायादी युग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो है महाकाव्य है ना। महाकाव्य रचना है, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद। यह उनकी जो है अंतिम और सबसे महान कृतियों में एक थी। और यह महाकाव्य जो है चिंता से शुरू होती है। इसमें 15 सर्ग होते हैं साथी, है ना। और चिंता से शुरू होती है, आनंद तक खत्म होती है। सर्ग माने अध्याय, तो सर्ग माने अध्याय। इसमें 15 अध्याय है जो शुरू होते हैं चिंता से और खत्म होते हैं आनंद तक, है ना। तो यही था इसमें कमाई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, समुद्र में लगने वाली आग कहलाती है? तो बड़वाग्नि या दावानल या जठराग्नि या वनाग्नि? तो साथियों जो बड़वाग्नि होती है ना, बड़वाग्नि, ये समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। और जो दावानल है, तो दावानल हम दावानल कहते हैं वनों की आग को, वनों की आग को कहते हैं दावानल। तो जंगल में लगने वाली आग होती है। और जठराग्नि तो आपको पता ही है, पेट में होती है। तो वनाग्नि जो है, वनाग्नि जो है वो होगी जंगल की आग साथी, है ना। जठराग्नि जो है पेट में जो जठर अग्नि जठर रहता है जठर ग्रंथि हमारी, तो वो भोजन पचाने के लिए काम आती है, तो उसकी आग को जठराग्नि कहते हैं। ऑप्शन जो है हमारा समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि सही हो गया, ऑप्शन ए साथियों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्यावरण ईवीएस से है। तो पहला प्रश्न है, एशिया का सबसे ऊंचा और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना है? साथ ही जो है टिहरी सबसे ऊंचा बांध है ना। तो यह बांध जो है मुख्य रूप से किस पर बना है? भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। और इसकी सहायक नदी कौन है वहां पर? भिलंगना है। ठीक है। और 5800 फीट की ऊंचाई पर है। ये कितनी ऊंचाई पर है? 5800 फीट की ऊंचाई पर। और इसके पीछे जो इस कार एक बड़ी वो भी थी कि जो जब ये बांध बन रहा था तो इस जलाशय के कारण सदियों पुराना जो है पुराना टिहरी शहर जो है वो पूरा जलमग्न हो गया, जिसमें 125 गांव पूरी तरीके से पानी में डूब गए। और यहाँ के जो निवासियों को फिर नई टिहरी में शिफ्ट किया गया। कहाँ किया गया? नई टिहरी में शिफ्ट किया गया है। ठीक है। तो इसके लिए काफी आंदोलन आंदोलन भी चले, बड़ी मुश्किल से ये जो है टिहरी बांध तैयार हुआ। फिर हमें जो है भागीरथी और भिलंगना ध्यान रखना है। भागीरथी मुख्य नदी है और इसकी सहायक नदी भिलंगना यहाँ पर आके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्यावरण अध्ययन के आकलन में सहकर्मी मूल्यांकन यानी कि पीयर असेसमेंट जो है वो क्या है? तो जो सहकर्मी मूल्यांकन होता है साथियों, इसका मतलब सीधा अर्थ है कि अपने साथ अपने पढ़ने वाले मित्रों के साथ जो है पीयर बना करके काम करने या वो काम की जांच करना। तो इसमें छात्र जो है एक दूसरे के प्रदर्शन को देखते हैं, प्रोजेक्ट या व्यवहारिक दृष्टि का उनका इवेल्युएशन करते हैं ना, और उन्हीं को फीडबैक देते हैं। तो ये शिक्षक द्वारा बच्चों का मूल्यांकन गलत हो गया, बच्चों द्वारा सहपाठी मित्रों के कार्य और प्रश्नों को, ये ऑप्शन सही उत्तर हो गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में लिंग रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बैठाना, ये कोई ऑप्शन नहीं है। और लड़कियों को केवल कला के कार्य देने चाहिए, ये भी आजकल रूढ़िवादिता का ही एक वो लक्षण है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? आजकल कंधे से कंधा मिला के लड़कों के साथ लड़कियां हवा में उड़ रही हैं, बातें कर रही हैं। तो कला का कार्य देना चाहिए, नहीं है। लड़कों को कठिन कठिन कार्य देना चाहिए, ये भी एक रूढ़िवादी धारणा है। इससे भी हमें दूर रहना चाहिए ना। दोनों को जो है सभी गतिविधियों और जिम्मेदारियों, जैसे कि मतलब सफाई हो गया, नेतृत्व करने की क्षमता है, ठीक है, ये शामिल करना चाहिए। और ये कदम जो है सीधे तौर पर लिंग रूढ़िवादिता को जो है तोड़ता है और कक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ाने में मदद करता है साथियों। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ुक। कुड़ुक कहाँ के आदिवासी लोगों की मुख्य स्थानीय भाषा है साथियों? तो उत्तराखंड में तो कुड़ुक है ही नहीं, आपने सुना भी नहीं होगा। रह गया ये झारखंड। ये जो है कुड़ुक झारखंड के लोगों की भाषा है। वहाँ एक उराव नाम की एक क्या होती है, एसटी जनजाति होती है, ठीक है। तो उनके समुदाय में ये कुड़ुक भाषा बोली जाती है, हाँ। और बाकी ये इसके अलावा जो है बिहार में भी बोली जाती है थोड़ी बहुत ना, बिहार में। और इसके अलावा उड़ीसा में भी बोली जाती है। और इसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल में भी बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उनका नाम तो नहीं है, झारखंड का है, तो हमारा ऑप्शन झारखंड राइट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान यानी कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ स्थित है, जो हिमालय पर्यावरण भूकंपों का अध्ययन करता है? तो साथियों, जो ये संस्थान है ना, वाड़िया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान, ये हिमालय क्षेत्र की भू विज्ञान और पर्यावरण प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप और भूस्खलन हो गए, उनके अध्ययन के लिए बनाई गई थी। उनके अध्ययन के लिए बनाया गया एक अनुसंधान केंद्र है। शुरू में तो इसका नाम क्या था? इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी था। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, इंस्टीट्यूशन ऑफ हिमालयन हिमालयन जियोलॉजी, जियोलॉजी ये था इसका नाम। और बाद में जो है इसका नाम क्या हो गया, इसके जो संस्थापक थे, जो इसके फाउंडर थे ना, फाउंडर थे, कौन थे इसके फाउंडर? महान भूवैज्ञानिक प्रोफेसर कौन थे? डीएन वाडिया। डीएन वाडिया, तो उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया, डीएन वाडिया के नाम पर, ठीक है। तो अब ये है कहाँ? ये है देहरादून में साथियों। देहरादून इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश। डिसग्राफिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट प्राइमरी क्रिएट्स प्रॉब्लम। ठीक है, डिसग्राफिया के बारे में मैंने पहले भी बताया था साथी आप लोगों को। ठीक है, डिसग्राफिया क्या है ना। तो डिसग्राफिया बेसिकली क्या है? रीडिंग एंड डिकोडिंग कॉम्प्लेक्स प्रोज टेक्स्ट, ठीक है। तो ये और फिजिकल राइटिंग, लेटर लेआउट एंड स्पेलिंग कंसिस्टेंसी। तो क्या है ये? डिसग्राफिया इज ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स पर्सन्स राइटिंग एबिलिटीज, है ना। और एक सीखने की अक्षमता है जो किसी व्यक्ति की लेखन अक्षमता को लेखन अक्षमता नहीं, लेखन क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है? फिजिकल राइटिंग, लेटर लेआउट एंड स्पेलिंग कंसिस्टेंसी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BICS बिक्स इन लैंग्वेज पेडागोजी? ठीक है साथियों, तो बिक्स से क्या होता है? इसका अगर वो देखें हिंदी, तो बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल होता है इसका, ठीक है। तो इसका अर्थ देखें तो बी ऑप्शन है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिटी स्किल्स, है ना। इसका से तात्पर्य होता है साथियों कि जो आमने सामने की बातचीत के लिए उपयोग की जाने वाली रोजमर्रा की सामाजिक भाषा होती है, ये बिक्स है ना, ठीक। और इसमें दोस्तों के साथ बातचीत करना, खेल के मैदान खेलना या खाना पीना ऑर्डर करना सब शामिल होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज द अंडरलाइंड वर्क? ठीक है, द टू सिस्टर लव्ड ईच अदर। दो बहनें एक दूसरे से प्यार करती हैं। तो इसमें क्या है साथियों? इसमें रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव तो ये होता है कि अगर वहां पर कभी आ जाता है कि क्या नाम कहते हैं, सेल्फ के लिए यूज होता है, सेल्फ या देम सेल्फ से आपने सुना होगा, जो अपने लिए होता है प्रयोग, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है यूज होता है। यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जब रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है जहां से जितना मिल रहा है उतना ही वापस मिल रहा है, तो उसको कहते हैं साथियों, जब म्यूचुअल होता है कोई चीज, म्यूचुअल ना, तो उसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो reciprocal pronoun is used when two or more subject act in the same way, ना सेम वे करते हैं। तो यहाँ पर सेम वे ही हो रहा है, जितना वो उससे प्रेम करते वो भी एक दूसरे से कहा है, एक दूसरे से द टू सिस्टर लव्ड ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करते, तो यहाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन ही आएगा साथियों। बाकी अगर बात करें हम रिलेटिव प्रोनाउन की, तो दीज कनेक्ट फ्रेजेस टू अ नाउन और प्रोनाउन, जैसे कि जो है संज्ञा सर्वनाम से जोड़ते हैं ना, जैसे हु विच दैट, इसमें आता है रिलेटिव प्रोनाउन। और इसी तरीके से तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ वोल्व्स, ना। तो कलेक्टिव नाउन की इसमें जो है भेड़ियों के झुंड के लिए कलेक्टिव नाउन कौन सा हो रहा है? कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक, ठीक है। जब कोई चीज समूह में होती है तो उसको हम कहते हैं समूहवाचक, ठीक। जैसे कि की के समूह को हम बंच कह देते हैं ना, या फूल के समूह को क्या कहते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, बंच ऑफ फ्लावर। उसी तरीके से ये नाम दिए हैं, सभी का अर्थ होता है झुंड, सभी का अर्थ होता है समूह, ठीक है। सभी का अर्थ है समूह। लेकिन अब है क्या, जो एक स्पेसिफिक वर्ड होता है ग्रुप ऑफ वोल्व्स के लिए, वो कौन सा झुंड होता है? अगर हर्ड की बात करें साथियों, तो हर्ड जो है हमारा क्या होता है, गाय, गाय हो गई, भैंस हो गई, हिरन हो गए, इनके झुंड के लिए हम हर्ड का यूज करते हैं। और पैक जो होता है, पैक ये होता है भेड़ियों के झुंड के लिए, जब भेड़िए या शिकारी कुत्ते होते हैं उनके लिए पैक शब्द का प्रयोग होता है, तो पैक इज द राइट आंसर, है ना। और उसके बाद अगर फ्लॉक की बात करें, तो ये पक्षियों और जो भेड़ होते हैं उनके लिए होता है, भेड़ अलग है और भेड़िए अलग है। तो भेड़िए शिकारी होते हैं, भेड़ जो है शाकाहारी होते हैं साथियों, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। स्कूल ये जो है मछलियों के लिए प्रयोग होता है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल वेज, है ना। तो मतलब एक्टिव वॉइस में है कि इस खूबसूरत फूलदान को किसने तोड़ा, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के क्या होता है, बाय हुम वाज दिस ब्यूटीफुल वेज ब्रोकन। हाँ बिल्कुल सही है, बाय हुम वाज दिस ब्यूटीफुल वेज ब्रोकन। तो ये हो गया, हु वाज ब्रोकन दिस ब्यूटीफुल वेज, ये गलत हो गया, बाय हुम दिस ब्यूटीफुल, सभी जो है बाकी ग्रामेटिकली क्या है, गलत है साथियों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गणित में, संख्याओं 1 से 100 तक के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 24, 25, 26 या 27? तो साथियों इसका एक यह है कि आप ध्यान रखिएगा, एक मोबाइल नंबर 4444, और फिर 22, और उसके बाद 322, और उसके बाद 321, ठीक है। ये मोबाइल नंबर समझ लीजिए कि इसी के अनुसार ये संख्या होती है। इन सब का योग अगर करें हम, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 19, 3, 22, 22, 2, 24 और 1, 25, टोटल आ रहा है 25। तो हमारी जो आंसर आ गया वो आ गया 25 ऑप्शन, ठीक है। तो इस संख्या को आप ध्यान रखिएगा, 44, ठीक है, 22, 44, 22, फिर 322, और उसके बाद 321। इससे जो है आपकी ये शुरू 1 से 100 तक के बीच की संख्याओं का अभाज्य संख्या कितनी है निकल आता है, ठीक है। और एक दूसरा होता है कि अगर हम 6 का टेबल पढ़े, 6 कम 6 7 12 करके, तो उससे ऊपर और नीचे वाली संख्याओं को गिनोगे तो उतनी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या होती है। केवल 7 और 5 से अब के टेबल में आने वाली संख्या को आप छोड़ दीजिएगा, और 6 से नीचे 2 और 3 संख्या को और काउंट कर लीजिएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाता है बी। तो ट्रिक आपको बता दिया साथियों। अब इसके बाद है आपका, ये हमारा हो गया था 21। इसमें 22 प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित और संख्यात्मकता का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जो हमारा एनईपी 2020 है साथियों, उसमें ना प्राथमिक स्तर में सभी बच्चों के लिए जो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक, जिसे हम एफएलएन कहते हैं ना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी करके, तो उसे हासिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता कक्षा 3 तक, है ना, कक्षा 3 को प्राथमिकता दी है। और इसका यह उद्देश्य है कि कि हर बच्चा जो है बुनियादी पढ़ने और लिखने और अंकों के साथ जो है सामान्य रूप से गणना करने के
क्षमता को, अपने स्किल को डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथी। अगला प्रश्न है, एक घनाभ के कितने किनारे एज होते हैं? तो एज पूछा है साथियों ना, किसका पूछा? घनाभ का एज पूछा है। तो अगर एज पूछा है तो आपका घनाभ का तो कितने हो जाएंगे एज, बताइए क्या होगा? हाँ ठीक है, कितने? 12 हो जाएंगे साथियों। अब एज क्या होते हैं? देखिए, एक ये जो है जहां पर ये मिल रहे हैं ना तीनों कोने, ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ठीक है, तो ये आठ तो इसके क्या हो गए साथियों? ये हो गए इसके आपके वो कॉर्नर्स हो गए, किनारे। ठीक, अब एक होते हैं इसमें फलक। ठीक है, फलक हो गया ये एक, ये दूसरा भाग इसका, पीछे की साइड तीसरा, सामने फ्रंट में चौथा, पांचवा और एक नीचे से छठा। तो ये छह हो गए इसके फलक। ठीक है, जो छह क्या हो गए? फेसेस। अब एज की बात करते हैं साथियों, तो एज कितने होते हैं इसके? 12। ये बनाया हमने एज के लिए। ठीक है साथियों, देखो कितनी लाइनें बन गई हैं, एक, दो, फिर से कर देते हैं इसी तरह से। हाँ, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12। ठीक है साथियों, ये तो ये जो है इसके एज हो गए किनारे। ठीक, जितने किनारे, तो किनारे कितने हो गए? 12। तो ऑप्शन इसमें किनारे पूछा हमसे, तो किनारे हो गए 12। ये आपका सही उत्तर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। किसी संख्या का 20% 40 है, उस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा? ठीक है, तो इसमें सिंपल क्या है कि हम मान लेंगे संख्या क्या है हमारी, एक्स है। तो किस संख्या का 20%, एक्स का 20% कितना कह रहा हो? 20% बराबर 40 है। इसको मैं थोड़ा सा आपको इस वजह से करूंगा कि ताकि ये हटे नहीं जाए सकते, है ना? तो मानव संख्या क्या है? एक्स। तो एक्स का 20%, एक्स का 20%, 20 बराबर 40 है, 20/100 है, सॉरी, है ना? तो बराबर आ रहा है 40। क्या आ रहा है? 40। तो एक्स इज इक्वल टू ये चले जाएगा हमारे RHS में। तो 40 गुणा, और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। 100/20, 20 से इसे काट देंगे हम 2 बार। तो एक्स इज इक्वल टू 200 आ जाएगा। कितना आ गया? एक्स बराबर 200 आ गया। अब 200 हमारा एक्स आ गया, तो एक्स का 2/5 कह रहा हो। ठीक है, एक्स का 200, एक्स का 2/5 भाग। तो एक्स हमारा 200 आया, तो 200 गुणा 2/5, 2/5, 5 से इसे करेंगे तो 5 से 20, 40, 40/5 बराबर 40 पंजे, 40 दूनी 80। तो 80 हमारा आंसर आ जाएगा साथियों। तो यहाँ पर हो गया 80 इज द राइट आंसर। चलते हैं यहाँ पर 80 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गणित की प्रयोगशाला का मुख्य महत्व क्या है ना? तो गणित प्रयोगशाला जो है बच्चों के जो है व्यवहारिक रूप से गणित सीखने का उन्हें अवसर देती है। छात्र विभिन्न उपकरणों, मॉडलों और गतिविधियों के माध्यम से क्या करते हैं? अमूर्त गणितीय नियमों का को समझ सकते हैं और रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर देते हैं।